Hello students, myself Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, Government College, कोटा। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं और किस तरह से वो ह्यूमन बींग्स के लिए काम के हैं, किस तरह से हम उन्हें काम में ले रहे हैं और उसका कंजर्वेशन हम किस प्रकार करें ताकि एनवायरनमेंट में उनकी रिसाइकलिंग होती रहे, एक उपलब्धता बनी रहे, ताकि आने वाले समय में हमें इस रिसोर्स की कोई कमी ना हो, जिसके कारण हमें आगे बहुत दिक्कत महसूस हो। उनके लिए किस तरह से हम जो मिनरल्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल्स हैं, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेस, यानी कि ये जो मिनरल्स हैं इनके खनन, माइनिंग किस तरह से हैं और उनके जो यूजेस हैं उनके एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि पिछले समय से लेकर अभी तक जो हमारी कई इकोनॉमिकली जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्रियाएं हो रहे हैं, जिनमें कि मिनरल्स का माइनिंग किया जा रहा है, ये पहले बहुत कम हुआ करता था, एक लिमिटेशंस थी, सीमित था ये। लेकिन अब क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस के बढ़ रहे हैं, कमर्शियल यूजेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण इनकी जो माइनिंग है वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा इसके यूजेस हो रहे हैं। इसी के साथ नए नए जो मिनरल्स हैं उनकी भी कई खोज हो रही हैं और ये जो काम है ये बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है। नेचर में जहाँ पर भी मिनरल्स उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसकी वजह से भी अगर हम वहाँ से उनकी सहायता से भी वहाँ अगर हम माइनिंग कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि उसका इफ़ेक्ट जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं और जो क्लाइमेट है उस पर भी उनका एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो माइनिंग्स जो हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार हैं उनके। नॉन मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स फ्यूल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसको कि अधात्विक खनिज भी कहते हैं, ये जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं इनमें जो बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल्स हैं और साथ ही कुछ रसायन केमिकल्स हैं और जेम्स, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि जैसे कि चूने का पत्थर है और स्लेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट, फेल्सफार, क्रोमाइट, जिप्सम एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। मेटेलिक मिनरल्स, इनमें जो अभी इंस्ट्रूमेंटल जो संस्कृति आई है हमारी, उसके एक तरह के ये बेसिक मिनरल्स हैं, जिसमें कॉपर है, जस्ता, एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर और गोल्ड आदि इसमें मेन मेटेलिक मिनरल्स हैं। इसी तरह से मिनरल फ्यूल्स
जिसमें कि कोयला है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। 1950 के बाद जो भी इसमें मिनरल्स थे जो कि मोलिकुलर हैं, उनको भी फ्यूल मिनरल्स के रूप में हम उपयोग में ले रहे हैं। और अभी का जो हमारा इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, उसके लिए भी जो मिनरल्स हैं उसमें फ्यूल जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स की तरह काम आ रहा है। ये जो थे अभी हमने देखे कि कुछ जो है इसमें मिनरल्स को मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार में बांटा। अब बात करते हैं इसके हम इफ़ेक्ट्स की। तो जब हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें देखा कि जो ये मिनरल्स हैं, इनकी जो माइनिंग है, ये बहुत ही अभी नई जो टेक्निक्स हैं उनको काम में लेकर हो रही हैं। ये जो टेक्निक्स हम काम में ले रहे हैं, ये हमारे जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट है, उनमें बिल्कुल भी ये सूटेबल नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा इनकी वजह से जो हम नई टेक्निक्स काम में ले रहे हैं उसमें प्रायः देखा नहीं जा रहा कि इनका किस तरह से इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में आ रहा है, जबकि इनके कई एडवर्स इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं। और जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट में होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी हम सब पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर पूरी तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। ये सब हम जानते हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा समझने के लिए कुछ जो इसके मेन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो अपना ये प्रभाव डालते हैं, उनमें एक तो है डिफॉरेस्टेशन। जिस जगह पर भी जो मिनरल्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे मिलने वाली जो वेजिटेशन है, सबसे पहले उसको वहाँ से हटाया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है। तो इस तरह से जब वहाँ की वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया जाता है, तो जब कहीं पर भी किसी भी एरिया की वेजिटेशन ख़त्म होगी तो वहाँ का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ की जो सोइल है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर इससे प्रभावित होते हैं और इस वजह से वहाँ पर सोइल इरोज़न होगा। सोइल इरोज़न होने की वजह से फिर वहाँ का जो वाटर साइकिल है वो भी इससे अफेक्टेड होगा और इन सब के होने की वजह से वहाँ पे मिलने वाले जो और भी जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको भी इससे नुकसान होगा। तो एक तरह से डिफॉरेस्टेशन की स्थिति धीरे धीरे वहाँ बन सकती है या बन जाती है। तो जब हम किसी भी एरिया में माइनिंग का काम शुरू करते हैं तो वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सब वहाँ पर बिगड़ जाता है। उसके वहाँ बिगड़ने से जो एनवायरनमेंट है उस पर भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। एक तरह से वो उसको बुरी तरह प्रभावित करता है। इसी तरह लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जब वेजिटेशन को ख़त्म किया जाता है, वेजिटेशन ख़त्म होगी तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी तो अपने आप ही अफेक्टेड होगी। वहाँ पर कई प्रकार के ऐसा हो सकता है कि कुछ रेयर प्लांट्स हों जो मिलते हों वहाँ पर, और जिस समय उनकी कटाई की जाती है तो ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि किस तरह की वेजिटेशन को वहाँ से हटाया जा रहा है। उनका तो जो मुख्य काम होता है वो वहाँ से वेजिटेशन को हटाना होता है ताकि वहाँ माइनिंग हो सके। तो इस तरह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी बिगड़ जाती है और वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके ख़त्म होने से वहाँ जो मिलने वाले जो एनिमल्स हैं दूसरे,
जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं उनका भी वहाँ पर जो किसी न किसी प्रॉब्लम में वो आ जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं फूड चेन बिगड़ जाती है, फूड वेब बिगड़ जाती है। पूरा जो इकोसिस्टम है वो जो है वो इससे प्रभावित होता है। और धीरे धीरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर जब प्लांट्स में कमी आती है तो वहाँ जो मिलने वाले एनिमल्स हैं उनकी भी संख्या में कमी होने लगती है। तो इस तरह से कभी तो इतना हो जाता है कि वहाँ से जो एनिमल्स हैं वो हट के किसी दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता है। तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है, जो कि माइनिंग से होता है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा ये गहराई में डीप स्थिति में किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसके लिए कई बार तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भी उपयोग करना पड़ता है वहाँ पर। तो ऐसी जब कंडीशंस बन जाती हैं तो वहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं वो भी कई तरह की बीमारियाँ, डिजीज़ेस से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ काम करने वाले जो लेबर है उनका भी जो हेल्थ है बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और यहाँ तक कि उनका जो लाइफ है, जो एक टाइम पीरियड होता है, वो भी कई बार देखने को मिलता है कि वो भी उनका एक कम हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से जो माइनिंग होती है, प्रोसेस होते हैं, उनमें कई बार तो उनके जो मज़दूर हैं उनकी डेथ तक भी हो जाती है। ये सब जो हम देखते हैं कि माइनिंग के ये इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा है, फॉरेस्ट पर हो रहा है, इनको कुछ हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब माइनिंग होती है तो वहाँ जो कुछ काफ़ी अभी हमने बात की गहराई तक होती है तो उनको वापस एक प्लेन लेवल तक कर कर उसको एक लेवल पे हम लोग लाके इसको छोड़ें। दूसरा, जो एक्सप्लोरेशन के बाद बचे हुए जो मिनरल्स हैं उनको वापस से हम उनको रिसाइकिल करने में उनकी हम सहायता करें ताकि वो रिसाइकिल हो सकें। रिसाइकिलिंग अगर उनकी होगी तो काफ़ी हद तक हम इस पे विजय पा सकते हैं। ऐसे ही जब हमने उनको प्लेन सरफेस तक लाके छोड़ा तो हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम रीफॉरेस्टेशन करें, यानी कि हम वहाँ पर प्लांटेशन करें। हम वहाँ प्लांटेशन करेंगे, कुछ कुछ वेजिटेशन वहाँ पे अवश्य उगेगी और वो इस समस्या का कुछ तो हमारा समाधान करेगी। और जो वहाँ जो मिलने वाली लेबर है जो काम करती है उनके भी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए, जो भी वहाँ पर काम करवा रहा है। इसी तरह यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी इनसे हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं। वहाँ पर जाने की वजह से पोल्यूशन बढ़ने का वहाँ पर खतरा हमेशा बना रहता है। इसी की वजह से कई बार वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो जाती है, क्योंकि जब माइनिंग होती है उस समय कहीं जगह पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर कम होता है। तो एक जो वहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से जो रहना चाहिए वो भूमि वहाँ पर नहीं रहकर वहाँ पर ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। रेवाइंस जो होते हैं उनका भी वहाँ पर कई बार एक तरह से निर्माण हो जाता है, जिनको कि हमें उसको देखकर उसे करना चाहिए। ठीक, तो ये जो हमने कुछ आज इस चैप्टर में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि जो मिनरल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें किस तरह से एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उसके, और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम
किस तरह से कम कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, हमारा रिसोर्स को हमें हमारा बचाना है, ये हम सबका दायित्व है। और जो भी माइनिंग में जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो इस पर ध्यान दें। तो इसको हमें कंजर्व तो करना ही है, साथ ही में इस तरह से हमें माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन करना है जिससे कि इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो सकें। आज के समय में हमारी आवश्यकता है, ये हम जानते हैं, लेकिन उस आवश्यकता को हम किस तरह से उसे हम काम में लें जिससे कि वो एनवायरनमेंट में भी वापस रिसाइकिल हो सकें, ताकि आने वाले समय के लिए भी वो बचे रहें और इनसे होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को कर रहे हैं, वहाँ पे मिलने वाली लेबर को कर रहे हैं, उनको भी वो मिनिमाइज़ कर सकें। इसी को हमने आज पूरी तरह से डिस्कस किया। थैंक यू।